नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो भी है आपका ह्यूमन एनाटॉमी में द ब्लड एंड सर्कुलेशन चैप्टर है उसका आज हम इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी रहेगा बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है, उनमें जो है वो ब्लड एंड सर्कुलेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। तो सारे एग्जाम की तैयारी आपको इस वीडियो में करा दूंगा मैं। मेरा नाम है सागर दातकर और आप देख रहे हैं फार्मा गाइड हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी अपने इम्पोर्टेंट वीडियो की तरफ। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिए गए बेल घंटी का ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड कंपोजिशन एंड कोएगुलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले तो ब्लड के बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, ब्लड रहता क्या है। तो ब्लड इज अ मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स स्टडी इज हेमेटोलॉजी। तो देखिए, ब्लड जो है वो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। अगर आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका जो है वो पचन हो जाएगा, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद उसमें से जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, जो भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रहेंगे या फिर मेनी अदर मॉलिक्यूल्स लाइक आयंस, न्यूट्रिएंट्स, तो वह ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। साथ ही साथ जो हार्मोन्स आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा बायोलॉजी में, नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें जो हार्मोन्स रहते हैं, हार्मोन को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करने का काम भी ब्लड करता है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उन्हें भी ट्रांसफर करता है। या फिर आपको कई बार डिसीज हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी में जब आप गोली लेते हो तब गोली का एब्जॉर्प्शन होता है और वह ब्लड में जाता है। तो इसीलिए ब्लड क्या है? हमारा मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी इसे कहलाते हैं। और इसका जो भी स्टडी करता है, इसकी स्टडी करने वाले बहुत से लोग रहते हैं, तो वह किसकी स्टडी करते हैं? हिमेटोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो ब्लड की स्टडी करने वाले पर्सन जो रहते हैं वो हिमेटोलॉजी की स्टडी करते हैं। और हमें जो है ओवरऑल इंटरफेस देखना है ब्लड का कि ब्लड कैसे काम करता है या फिर ब्लड में कंपोजिशन क्या रहते हैं, तो सारा डिस्कशन हमें जो है वो करना रहता है। लेकिन जो हिमेटोलॉजिकल वाले स्टूडेंट रहते हैं वह डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या ब्लड में अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो आगे चलकर हम डिस्कस ही करेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इन द ग्रीक ही मीन्स ब्लड एंड लॉगस मीन्स स्टडी। तो देखिए, ग्रीक में क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी। हिमेटो मतलब हिम मीन्स ब्लड, ब्लड और लॉगस मीन्स स्टडी। तो हिमेटोलॉजी मतलब ब्लड की स्टडी करना। आ चुका होगा समझ में। उसके बाद ओरिजिन ऑफ एन ब्लड फ्रॉम एम्ब्रियोनल मेसोडर्म। अगर आपने जो है 12th साइंस में रिप्रोडक्शन यह चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चुका होगा कि 3 लेयर रहती है। जो भी यूटेरस रहता है उसमें मेसोडर्म रहता है, एंडोडर्म रहता है और एक्टोडर्म रहते हैं। तो मेसोडर्म से जो है हमारा ब्लड जो है, ओरिजिन ऑफ ब्लड कहाँ से रहता है? मेसोडर्म से रहता है। वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, जब आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तब आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं बता दूंगा। मेसोडर्म क्या रहता है, एक्टोडर्म क्या रहता है, एंडोडर्म क्या रहता है और कहाँ से जो है ब्लड कहाँ से ओरिजिन होता है, आपको यहाँ से अंडरस्टैंड आ चुका होगा। और बाकी के अदर पार्ट्स मतलब किडनी, लंग्स, यह कहाँ से अराइज होते हैं, तो उसका भी डिस्कशन वहाँ पर हम करेंगे। तो अभी हम ब्लड की तरफ देख लेते हैं। तो ब्लड क्या है? मेसोडर्मलिन ओरिजिन है। तो मेसोडर्म से जो है वो ओरिजिन होता है। मतलब आपने सुना होगा कि एक नदी है, एक नदी वहाँ से बहती आती है, तो जहां से वो बहती आती है वह क्या रहता है? सोर्स रहता है, ओरिजिन रहता है। उसी तरीके से ब्लड क्या है? ब्लड का सोर्स है मेसोडर्म। मेसोडर्म से वह क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब आप पूछेंगे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्या है? कनेक्टिव मतलब अगर आपने देखा होगा कि आपके घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो खंभा रहता है वो बाहर रहता है और आपके घर में 1 मीटर रहता है, तो वह जो तार रहता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का तार रहता है, जो कि कॉपर वायर से बना हुआ रहता है, एल्यूमिनियम से बना हुआ रहता है, वह क्या करता है? कनेक्टिविटी बना देता है वो खंभे में और आपके घर के जो भी मीटर रहता है उसमें। तो उसी प्रकार से जो ब्लड रहता है हमारा, वह अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपने पिट्यूटरी ग्लैंड देखा होगा, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है, तो वहां से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उन हार्मोन्स को लेके जो है, अगर आपके थायराइड में प्रॉब्लम है तो थायराइड का हार्मोन वहां तक पहुंचाना, किडनी का है तो वहां तक पहुंचाना। इस तरीके से जो भी हार्मोन्स रहते हैं उन दोनों पार्ट्स में, उन दोनों जो ऑर्गन्स रहते हैं उनमें कनेक्शन बनाने का काम जो है ब्लड करता है। इसीलिए इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है।
उसके बाद हम बात करेंगे कलर की। तो ब्लड जो है आपको पता ही होगा रेड इन कलर रहता है। पीएच कैसा रहता है 7.4 रहता है ब्लड का। आपको ध्यान में रखना है पीएच क्या है 7.4 है ब्लड का पीएच। अगर एमसीक्यू में आपको जो है वो आपकी एग्जामिनेशन होती है तो आपको जो है यह पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कलर, व्हाट इज द पीएच ऑफ एन ब्लड। तो आपको पीएच स्केल भी आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि ब्लड का 7.4 है। उसके बाद जो कलर की बात करेंगे हम, जो है रेड कलर हमारे ह्यूमंस में पाया जाता है, लेकिन व्हेल जो मछली रहते हैं उसमें जो है ब्लू कलर पाया जाता है। आप गूगल करके भी देख सकते हैं कि ब्लू कलर जो है व्हेल मछली में पाया जाता है। साथ ही साथ ब्लड का टेस्ट कैसा है, सॉल्टी टेस्ट है। अगर आपने देखा होगा कि ब्लड को अगर आपने कई बार जो है आपको चोट लगती है तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते, पहले पहले खून जो है वो पी लेते थे, तो उन्हें जरा सा सॉल्टी नेचर का फील आता था। तो इसीलिए जो है ब्लड क्या रहता है, सॉल्टी रहता है। तो अब मैं बताऊंगा कि ब्लड सॉल्टी क्यों रहता है। तो ब्लड सॉल्टी इसलिए रहता है क्योंकि उसमें मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे सोडियम आयन्स रहता है, पोटेशियम आयन रहता है, क्लोराइड आयन रहता है। तो इस तरीके से जो भी रहते हैं वह इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि आपकी बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है। तो इसीलिए ब्लड का टेस्ट कैसा है, साल्टी इन द टेस्ट। उसके बाद नेचर कैसा है, विस्कस है, हेवियर देन वाटर। अगर आपने वाटर की जो भी डेंसिटी रही, अगर आप जो है फिजिक्स आपने पढ़ा होगा तो फिजिक्स में आपको पता चल चुका होगा कि वाटर की डेंसिटी क्या रहती है और ब्लड की डेंसिटी क्या रहती है। तो वाटर की डेंसिटी कम रहती है, ब्लड की ज़्यादा रहती है। उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे कि ब्लड का जो है अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ब्लड में कंपोजिशन कौन कौन से रहते हैं। तो पिछले इसमें हमने देखा कि ब्लड में जो है वह क्या क्या रहता है। तो ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देखा कि ब्लड क्या है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी, एंड उसकी स्टडी को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। ग्रीक में हिम को ब्लड कहा जाता है, लोगोस को स्टडी कहा जाता है। जो ब्लड रहता है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन रहता है। साथ ही साथ ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है वो भी मैंने समझा दिया। साथ ही साथ कलर बताया मैंने, ब्लड का रेड रहता है लेकिन व्हेल में कैसा रहता है, ब्लू कलर रहता है। साथ ही साथ पीएच बता दी 7.4 पीएच है ब्लड की। टेस्ट कैसा है, सॉल्टी है। सॉल्टी टेस्ट किसके वजह से है वो भी मैंने आपको रीज़न जो है वो बता दिया, समझा दिया। आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा, इतनी मैं जो है वो आपसे आशा करता हूँ। उसके बाद नेचर जो है इसका हेवियर देन वाटर है, मतलब वाटर की डेंसिटी जो है वो ब्लड के डेंसिटी से कम है, लेकिन ब्लड की डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें मेनी टाइप्स ऑफ कॉर्पस्कल है, सेल्स है। उसके बाद हम देखेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली एन एडल्ट हैड अबाउट 5 लीटर ऑफ ब्लड मूविंग थ्रू आउट द बॉडी एंड इट इज द 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो देखिए ओवरऑल बॉडी में 5 लीटर तक का ब्लड रहता है। ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं, एक एडल्ट में लगभग 5 लीटर तक का ब्लड रहता है, जो कि आपके बॉडी का वेट जो रहता है उसके 8% रहता है। अगर आपके बॉडी का वेट जो है वो 30 किलो है तो 30 किलो का 8% आपका जो है वह क्या होगा, ब्लड रहेगा। अगर 30 किलो है 30 इंटू 100 कितना हुआ, वो 30 इंटू 100 3000। इस तरीके से जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और आपको बॉडी जो है ब्लड का कंपोजिशन पता चल चुका होगा, ब्लड कितना है वो भी पता चलेगा। या फिर 30 इंटू 8 कितना होता है, 24 तो 240 अपॉन 100। तो इस लगभग, मुझे कैलकुलेशन तो सही से नहीं आता लेकिन आप कर लीजिए। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ ब्लड में देखिए कि ब्लड का क्लासिफिकेशन या फिर ब्लड में क्या क्या रहता है। तो 2 प्रकार के क्लासिफिकेशन में ब्लड को जो है वो क्लासिफाई किया गया है। तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, दैट इज द 55% एंड कॉर्पस्कल 45%। तो देखिए ब्लड को जो है वो 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो एक है प्लाज्मा आपका, जो कि ब्लड के 55% में रहता है। अगर आपके बॉडी में 5 लीटर तक का ब्लड है तो उसका 55 मतलब जो है 3 लीटर तक का आपका जो है वो प्लाज्मा रहता है, और 45% मतलब 2 से लेकर 2.2 लीटर्स तक आपका जो है वो कॉर्पस्कल इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से यह क्लासिफिकेशन है। तो ब्लड का कंपोजिशन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ एन 2 कंपोनेंट, प्लाज्मा 55% एंड कॉर्पस्कल 45%। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा की तरफ। तो प्लाज्मा है क्या, तो सबसे पहले हम जो है ब्लड के बारे में प्लाज्मा डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कॉर्पस्कल अगले इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉर्पस्कल बहुत बड़ा है, आरबीसी से बहुत बड़ी है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स है। तो इस तरीके से मिनी मोर जो है वो होल सिलेबस है,
कॉर्पस्कल के बारे में, लेकिन प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन है। तो देख लेते हैं प्लाज्मा है क्या। तो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर अल्कलाइन एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो प्लाज्मा क्या है? स्ट्रॉ कलर है, स्ट्रॉ जैसा कलर है, पीला पीला कलर आपको दिखाई देता होगा। कई कई बार जो है आपको चोट लगने के बाद वहां पर जो है पस फॉर्म होता है, तो पस के जैसा ही जो है आपका प्लाज्मा रहता है। उसके बाद अल्कलाइन रहता है। अगर आप पीएच स्केल पे जाओगे तो पीएच स्केल पे जो है वो प्लाज्मा अल्कलाइन रहेगा। क्यों अल्कलाइन रहेगा? क्योंकि आपके ब्लड के पीएच क्या है? 7.4 है, तो इसीलिए प्लाज्मा भी क्या रहेगा? अल्कलाइन रहेगा, अल्कलाइन इन नेचर रहेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के साथ अदर जो भी लिक्विड पार्ट रहता है उसका नाम है प्लाज्मा। मतलब सेल तो है आपके ब्लड में, साथ ही साथ एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड है, मतलब उसे ही प्लाज्मा कहलाते हैं। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा की डेफिनेशन है ये बेसिक सी। प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर अल्कलाइन एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। प्लाज्मा अकाउंट 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। पहले ही बता दिया, ऑलवेज डिस्कस कर लिया कि कॉर्पस्कल जो रहते हैं वो 45% रहती है, लेकिन जो प्लाज्मा रहता है वो 55% आपका ब्लड का वॉल्यूम में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। तो ज्यादा ज्यादा प्लाज्मा में क्या रहता है? वाटर रहता है। क्यों? क्योंकि इट इज अ लिक्विड पार्ट, लिक्विड है, तो लिक्विड है इसीलिए क्या रहेगा उसमें? लिक्विड है, साथ ही साथ अल्कलाइन है, तो उसमें क्या रहेगा? वाटर ही रहेगा। और वाटर कितना रहता है? 90 से लेकर 92% जो है आपका वाटर प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में प्रोटीन्स रहते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन रहते हैं, सेरम अल्ब्यूमिन, सेरम ग्लोबुलिन, सेरम फाइब्रिनोजेन, सेरम हेपेरिन। तो इस तरीके से भी आप बुला सकते हैं, या फिर अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो यह जो है 5 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही साथ इसके जो है फंक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। अल्ब्यूमिन क्या करता है, ग्लोबुलिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन क्या करता है, हेपेरिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है। लेकिन अभी के लिए हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इसके लिए जो है प्लाज्मा का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। प्लाज्मा क्या है? स्ट्रॉ कलर अल्कलाइन एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम है, साथ ही साथ 90 to 92% इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है। इसमें प्रोटीन्स रहते हैं जैसे कि अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, हेपेरिन और प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद इसमें कुछ सस्पेंडेड और डिजोल्व सब्सटेंसेज रहते हैं 8 to 10% सस्पेंडेड एंड डिजोल्व सब्सटेंसेज रहते हैं। जैसे सस्पेंडेड एंड डिजोल्व सब्सटेंसेज में क्या आएगा? फिर वेस्ट मटेरियल आ जाएगा। उसके बाद जो है अदर केमिकल सब्सटेंसेज आएंगे, अदर बैक्टीरिया आएंगे जो कि आपको जो है वो बॉडी से फिल्टर आउट करने के बाद जो है वो एक्सरेट करने रहते हैं। तो इस तरीके से सस्पेंडेड एंड डिजोल्व सब्सटेंसेज में वह आते हैं। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन अकाउंट 7% ऑफ ब्लड वॉल्यूम। तो प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन रहते हैं वो ब्लड वॉल्यूम के 7% है। 7% ब्लड वॉल्यूम के जो है वो प्रोटीन रहता है। मतलब यह क्या है? प्लाज्मा क्या है? कितना है? 55%। तो उसमें इसमें 55% जो है वो प्रोटीन मौजूद रहते हैं। तो आई होप यह समझ में आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा में और क्या क्या रहता है। तो प्लाज्मा में फैट्स, कोलेस्टेरॉल और ग्लूकोज रहता है 0.1% में। तो देखिए ग्लूकोज कितना रहता है, फैट कितना रहता है और कोलेस्टेरॉल रहता है, फिर भी जो है वो ग्लूकोज की वजह से डायबिटीज ऑकर होती है। तो इसीलिए ग्लूकोज का आप कॉन्सेंट्रेशन भी देख लीजिए ब्लड में कितना रहता है और कितना ज्यादा वह जो है शुगर शो करता है, लोगों को डायबिटीज शो करता है। उसके बाद प्लाज्मा कंटेंट द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ इन सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो प्लाज्मा में और भी अलग अलग सब्सटेंसेस रहते हैं जैसे कि ग्लूकोज रहता है, अमाइनो एसिड्स रहते हैं, फैटी एसिड्स रहते हैं। उसके बाद बाइकार्बोनेट्स रहते हैं जैसे सोडियम का बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट्स, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का। और इसके पर्टिकुलर जो है वो फंक्शन भी रहते हैं, वो अगले इसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए। एंजाइम्स, उसके बाद एंजाइम्स रहता है प्लाज्मा में, हार्मोन्स रहते हैं, एंटीबॉडीज रहती है, एंटीटॉक्सिन्स रहती है, हेपेरिन रहता है, आर ऑल्सो इंक्लूड इन द प्लाज्मा, जो है प्लाज्मा में इंक्लूड रहते हैं। जो हेपेरिन रहता है यह एंटी कोएगुलेंट करके एक्ट होता है जो कि कोएगुलेशन के लिए मदद करेगा। हम कोएगुलेशन के बारे में जो है ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन करके एक टॉपिक है आपका, उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि हेपेरिन का रोल कैसे है, प्रोथ्रोम्बिन का रोल कैसे है, फाइब्रिनोजेन का रोल कैसे है। तो सारा डिस्कशन वहां पर हम करेंगे। साथ ही साथ प्लाज्मा में जो है नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इस तरीके से।
तो आई होप यह अंडरस्टैंड हो चुका होगा। एक बार क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं कि ब्लड क्या रहता है, ब्लड के बारे में जो है डिस्कशन कर लेंगे। तो ब्लड क्या रहता है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड रहता है। उसके बाद उसके स्टडी को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। मेसोडर्मल इन ओरिजिन रहता है, साथ ही साथ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है वो भी डिस्कस किया। रेड कलर में रहता है, 7.4 pH रहती है, सॉल्टी इन नेचर रहता है, विस्कस हेवियर देन वाटर रहता है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर तक रहता है एक एडल्ट पर्सन में, और उसमें जो है ब्लड में जो है ब्लड कितना रहता है पूरे बॉडी के ओवरऑल 8% आपके बॉडी वेट के वह ब्लड रहता है। उसके बाद ब्लड में देखा हमने क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। प्लाज्मा रहता है 55% और जो आपके कॉर्पस का रहते हैं वो 45% प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ब्लड कंपोजिशन एंड कोएगुलेशन में, ब्लड कंपोजिशन एंड कोएगुलेशन में देखा हमने प्लाज्मा हम देख रहे थे, कॉर्पस्कल बाद में देखेंगे। तो प्लाज्मा में देखा, प्लाज्मा के डेफिनेशन स्ट्रॉ कलर, अल्कलाइन एक्स्ट्रा सेलुलर लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। उसके बाद 55% है वो भी देख लिया। उसके बाद मेजर कंपोनेंट कौन सा रहता है, इसमें वाटर रहता है 90 to 90%। क्यों? क्योंकि लिक्विड पार्ट है और साथ ही साथ अल्कलाइन रहता है हमारा ब्लड। 7.4 pH होने के वजह से उसमें वाटर ज़्यादा मौजूद रहता है। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन, सेरम प्लाज्मा प्रोटीन में आते हैं सेरम, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, हेपेरिन एंड प्रोटॉन भी। उसमें कुछ सस्पेंडेड और डिजोल्व सब्सटेंसेस भी रहते हैं 8 to 10%। साथ ही साथ प्लाज्मा प्रोटीन जो रहते हैं वह 7% ऑफ ब्लड वॉल्यूम रहते हैं, मतलब 55% जो है प्लाज्मा रहता है, लेकिन उसमें से 7% जो है वह प्लाज्मा प्रोटीन रहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया कि प्लाज्मा में जो है फैट्स रहते हैं, कोलेस्टेरॉल रहते हैं 0.1% में। उसके बाद हमने देखा कि प्लाज्मा में जो है अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, बाइकार्बोनेट्स रहते हैं, सोडियम के, कैल्शियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के। उसके बाद देखा हमने एंजाइम भी रहते हैं, हार्मोन भी रहते हैं, एंटीबायोटिक्स भी रहते हैं, एंटीटॉक्सिन्स, हेपेरिन भी रहते हैं। तो यह सब प्लाज्मा में इंक्लूड रहता है। उसके बाद हमने देखा हेपेरिन जो है एंटीकोएगुलेंट करके एक्ट होता है। जो भी हेपेरिन प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है एंटीकोएगुलेंट करके एक्ट होता है। उसके बारे में जो है एंटीकोएगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन करके एक ब्रीफ डिस्कशन हम करेंगे आगे जाके। उसके बाद नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, यह भी प्लाज्मा में प्रेजेंट रहते हैं। तो यह ओवरऑल इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, ब्लड क्या रहता है, ब्लड की डेफिनेशन देख ली, ब्लड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, साथ ही साथ ब्लड का क्लासिफिकेशन भी देख लिया, और ब्लड के क्लासिफिकेशन के बाद हमने जो है प्लाज्मा भी डिस्कस कर लिया। अब बचे प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन्स है उनके जो है वो फंक्शंस, तो फंक्शन भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और पास ही दिए गए बेल घंटे को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली इसी प्रकार की वीडियोस आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। और जितने भी हम आपको जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसके नोट्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। Thank you very much for watching the video till end. Do not forget to like the video and share with your friends. Thank you.